Good morning, all of you. Can you see and hear me? Type and say the answer. You can see me or my voice is clear? Yes, Kritika का जवाब आ गया. Yes, both is clear. Now we start our chapter. Chapter 4 हमने start किया था day before yesterday. Adaptation for survival in animals. तो इसमें हमने उस दिन पढ़ा था adaptation to habitat. Habitat के according, रहने की जगह के according. Yes, Gunjan, I got your reply. हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को हमने कितनी कैटेगरीज में करा था कि कहाँ कहाँ एनिमल्स रहते हैं हैबिटेट मतलब उनकी रहने की जगह. तो टेरेस्ट्रियल माने लैंड पर रहने वाले, एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में लिव इन वाटर, और उसके बाद था हमारा एम्फीबियंस जो दोनों जगह रह सकते हैं, दैट कैन लिव ऑन लैंड और इन वाटर. गुड मॉर्निंग अविका बेटा. और नेक्स्ट एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो फ्लाई करते रहते हैं. तो ये एरियल एनिमल्स हो गए. आर्बोरियल एनिमल्स वो जो कि ट्रीज पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड ऑन ट्रीज. तो ये थे आर्बोरियल एनिमल्स. अब इनके मैंने ऑल ऑफ यू टेक आउट नाउ पेज नंबर 31. तो ये मैंने शॉर्ट में आपको सारे हैबिटेट वाले बता दिए हैं. अब पेज नंबर 31 निकालो और 31 पेज पर हम नेम द कैटेगरी टू विच दीज एनिमल्स बिलोंग. क्विक रिकॉल रह गया था हमारा. तो ये इससे पहले बिंगो नॉलेज बैंक था. यहाँ पर हम आर्बोरियल तक हमने फिनिश कर दिया था और उसके बाद अब हम जो है ये बिंगो नॉलेज बैंक देखेंगे. पेज नंबर 31. During winter, birds migrate from cold countries to warmer countries in search of food and to protect themselves from cold. कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं कि विंटर सीजन में ठंड से बचने के लिए वो वार्मर प्लेस पर, थोड़ी जहाँ गर्मी होती है. कोई बात नहीं बेटा नीरज, अभी कोई लेट नहीं हुए, मैं अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ. पेज नंबर 31 निकाल लो आप. पेज नंबर 31. तो ठंड से बचने के लिए वार्मर कंट्रीज में जहां गर्मी है वहां ये लोग चले जाती हैं. बर्ड्स माइग्रेट मतलब एक देश से दूसरे देश चले जाना. इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. फूड से फूड सर्च करने के लिए कि खाना उनके शायद विंटर सीजन में अवेलेबिलिटी नहीं होगी, फूड फूड कम होगा, तो फूड के लिए और ठंड से बचने के लिए दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट कर लेती है. दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन. और ये जो प्रोसेस है, जो बर्ड्स दूसरे देश में उड़कर चली जाती हैं, उसको बोलते हैं माइग्रेशन. एंड दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड. और ये जो जो भी बर्ड्स होती हैं जो माइग्रेट करती हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उड़ के चली जाती हैं, उनको बोलते हैं हम माइग्रेटरी बर्ड. तो आगे आपको ये माइग्रेटरी बर्ड और माइग्रेशन समझ में. हाँ, नाउ नेक्स्ट अब है क्विक रिकॉल. क्विक रिकॉल में नेम द कैटेगरीज टू विच दिस एनिमल्स बिलोंग. अब आप बताएंगे कि किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. ओके अविका. नंबर 1 फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर, न्यूट्स. ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं हैबिटेट के अकॉर्डिंग? हर ये टेरेस्ट्रियल है या एक्वेटिक है या एम्फीबियन है या आर्बोरियल है या एरियल है? इनमें से आप बताओ जल्दी से. ये फ्रॉग, टोड, सैलेमेंडर, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? यस, टाइप इट. कोई बात नहीं बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम सबके कुछ कभी ना कुछ होती रहती है. या अभी आप पेज नंबर 31 निकालो मैत्री. एंड मैं क्विक रिकॉल करवा रही हूँ. कैटेगरी बतानी है आपको कि ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं. तो इन टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक. गुड मॉर्निंग रिजुल बेटा. ओपन पेज नंबर 31. गुंजन ने टाइप किया है एम्फीबियंस. वेरी वेरी गुड गुंजन, यू आर राइट, एम्फीबियंस. तो इसके आगे आप लिख लो ये नेम द कैटेगरीज में फ्रॉग, टॉड, सैलेमेंडर, न्यूट्स के आगे एम्फीबियंस. यहां मैं लिख देती हूँ.
Amphibians. Amphibians. Ritima, right? Right, beta. Nirja is also right. Amphibians. Now, second वाला देखो. Mosquitoes, fleas, lice, leech. ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे आपके? Mosquito, flies, leech. Yes. Second का आंसर बताओ. In which category these animals come? Mosquito, fleas, lice and leech. ये टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक. नीरजा ने आंसर दिया है एरियल. वेरी गुड नीरजा. एरियल उड़ने वाले होते हैं. तो मॉस्किटो भी उड़ते हैं, फ्लीस, लीचेस, ये सब भी इनके उड़ने वाले हैं. ये इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट और बर्ड्स जो है एरियल एनिमल्स में आती है. तो यू राइट हियर एरियल. एरियल एनिमल्स मैं नहीं लिख रही हूँ, केवल शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो ये लिख लेना आप. हाँ, नाउ थर्ड वन. हाँ, यस, एरियल इज अ राइट आंसर. मैत्री, रितिमा, ऑल आर राइट. अविका ऑल्सो राइट. अमन इज ऑल्सो राइट. हाँ, नाउ थर्ड वाला देखो. मंकीज, चिंपैंजी, फ्लाइंग स्क्वायरल एंड लिमर्स. कृतिका ने आंसर दिया है आर्बोरियल और निर्जा ने भी आर्बोरियल. वेरी गुड. आर्बोरियल ट्रीज पे रहने वाले एनिमल होते हैं और ये मंकी, चिंपैंजी सब ट्रीज पे रहने वाले हैं. रितिमा इज ऑल्सो राइट. आर्बोरियल इज द करेक्ट आंसर. राइट डाउन आर्बोरियल. Arboreal. ARBOREAL. Gunjan is also right. Rizul, Maitri, Avika, all are right. Aman is also right. हाँ, अब ये हो गया सबके फिनिश, ये तीनों क्वेश्चंस. नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. एडेप्टेशन फॉर फूड. पहले हमने पढ़ा था एडेप्टेशन फॉर और टू हैबिटेट्स. रहने की जगह के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को डिवाइड किया था 4 कैटेगरीज में, सॉरी 5 कैटेगरीज में. और अब हम एडेप्टेशन फॉर फूड वो कैसा खाते हैं एनिमल्स, उसके अकॉर्डिंग हम जो है एनिमल्स को कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे कि कैसा खाना खाने वाले, कैसा फूड खाने वाले वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं. तो ये है एडेप्टेशन फॉर फूड. फर्स्ट में आएगा हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स, थर्ड ओमनिवोर्स और फोर्थ आएगा पैरासाइट्स. तो 4 ग्रुप में डिवाइड किया है फूड के अकॉर्डिंग कि वो कैसा खाना खाते हैं. तो नाउ लेट्स रीड दिस. We already know that there is a variety of in feeding habits of animals की feeding habit में बहुत variety होती है. अलग अलग तरह के animals अलग अलग तरह का food खाते हैं. They have adapted themselves according to the food they eat. और वो उसी तरह के adaptation follow करते हैं. उनके शरीर के अंदर इस तरह के ही features हो जाते हैं कि body में कि वो उस टाइप के ही फूड जो है वो खा सके. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेजर टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फीडिंग हैबिट्स. तो उनके खाने के तरीके, फीडिंग हैबिट्स का मतलब खाने के तरीके के अकॉर्डिंग उनको हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट्स, ये 4 कैटेगरीज में एनिमल्स को डिवाइड किया है. अब फर्स्ट वाला हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स. तो ये हम 3rd क्लास में भी पढ़ चुके. हर्बीवोर्स प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ओमनिवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दोनों चीजें खा सकते हैं, प्लांट्स भी और फ्लैश भी. और इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि इनके क्या ये अब अपने बॉडी में क्या चीज डेवलप करते हैं कि वो ये इनके फीडिंग हैबिट्स इस तरह के होते हैं कि इस खाने को ये खा सकें. नाउ Herbivores are plant eating animals. Herbivores plant eating animals हैं. Cow, buffalo, goat, sheep are some herbivores. ये सारे जो एग्जाम्पल है ये आपके herbivores animals के हैं. Cow, buffalo, goat, sheep ये सब प्लांट्स पे ही डिपेंड है, ये फ्लैश नहीं खाते, तो they are called herbivores. हाँ, यस मैत्री, याद आ गया ना, अपन ने 3rd क्लास में भी पढ़ा था ये. They have the following adaptation to help them to eat plants. तो ये adaptation follow करते हैं. These adaptation also help to protect them from being caught and eaten by other animals. और ये adaptation उनको दूसरे जानवरों से पकड़ मतलब एनिमीज से उनको रक्षा करते हैं और ताकि उनको कोई दूसरा जानवर नहीं खा सके, इस तरह के ये adaptation follow करते हैं. Now turn the page number 32 निकालो. अब इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे इनके एडेप्टेशन के.
they also they have sharp cutting teeth called incisor to bite leaves and grass. जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, काउ, बफेलो, गॉट, sheep, डियर, इन सब के क्या होते हैं, शार्प कटिंग टीथ होते हैं. कटिंग टीथ मतलब ये सामने के टीथ, ये कटिंग टीथ कहलाते हैं. अभी हमने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. तो इनके इंसिजर्स, ये वाले टीथ क्या कहलाते हैं, इंसिजर. और ये जो है लीव्स को काटने के काम में आते हैं, कट करते हैं, लीव्स को यहाँ से कट करते हैं. और ग्रास, they need to chew a lot in order to break down the plant material into very small pieces. और फिर जो लीव्स को कट करी, मुंह में भरी, फिर उसको च्यू करना होता है, उसको छोटे छोटे बाइट्स में उनको तोड़ना होता है अंदर, मुंह के अंदर. तो इसलिए उनके जो है इस कारण से, फॉर दिस रीजन दे हैव स्ट्रॉन्ग फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ कॉल्ड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. और फिर उनके यहाँ पर जो प्रीमोलर्स, यहाँ पर मोलर्स, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि उनको लीव्स के, ग्रास के छोटे छोटे पीस में उनको बाइट करना पड़ता है स्वेलो करने से पहले. इसलिए उनके इंसिजर वाले टीथ शार्प होंगे और ये वाले टीथ जो है प्रीमोलर्स और मोलर्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जिससे कि वो लीव्स को, ग्रास को चबा सके. नेक्स्ट एडेप्टेशन क्या है इनका, दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ फूड. उनके जो लेग्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. जो 4 लेग्स होते हैं स्ट्रॉन्ग भी होते हैं और लॉन्ग होते हैं, जिससे कि वो दौड़ सके और अपने फूड को सर्च करने के लिए खूब दूर तक चलते भी रहें, थके नहीं. इसलिए उनके लेग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. Their legs also help them to run away from predators. और उनके लेग्स जो है इसलिए मजबूत और होते हैं कि अगर वो प्रीडेटर्स मतलब अपने शत्रु को, अपने दुश्मन को अगर देख लेते हैं कि कोई दूसरा उन्हें खाने वाला एनिमल्स है, तो वो जो है उनसे बचने के लिए भाग सके, रन कर सके. इसलिए उनके लेग्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉन्ग होते हैं, जैसे लंबी लंबी छलांग लेकर वो दौड़ सके. तो ये आ गया आपको समझ में एडेप्टेशन, हर्बीवोर्स का एडेप्टेशन सबको समझ में आ गया. ये यश ये फालतू की बातें अभी क्यों टाइप कर रहा है, यू लिसन, नॉट बिजी इन टाइपिंग. यश, अभी आपको जीके से क्या मतलब है, अभी साइंस का टाइम ओवर हो गया क्या, जो आप जीके के बारे में पूछ रहे हैं कि जीके कराओगे क्या, जो करा रही हूं पहले उसे सुनो. हाँ, नाउ नेक्स्ट है कार्निवोर्स. अब हमने हर्बीवोर्स के बारे में पढ़ लिया. इनके हर्बीवोर्स होते हैं प्लांट ईटिंग और ग्रास ईटिंग एनिमल्स, और इनके एडेप्टेशन इस तरह से थे कि इनके जो कटिंग टीथ है, इंसिजर्स, वो जो है शार्प होते हैं कट करने के लिए, और प्रीमोलर्स और मोलर्स टीथ होते हैं ग्राइंड करने के लिए, और उनके लेग्स जो है वो लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते हैं रन करने के लिए, और फूड को सर्च करने के, दूर तक जाने के लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं. तो ये एडेप्टेशन फॉलो करते हैं ये हर्बीवोर्स एनिमल्स. नाउ नेक्स्ट है हमारे कार्निवोर्स. तो कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. कार्निवोर्स एनिमल्स कौन से होते हैं, जो फ्लैश खाने वाले हैं. नेक्स्ट है हमारा ये कार्निवोर्स. फ्लैश जो खाते हैं वो कहलाते हैं कार्निवोर्स. लायन, टाइगर, वोल्फ आर सम कार्निवोर्स. ये सारे एग्जांपल हैं आपके कार्निवोर्स के. देयर एडेप्टेशन आर एज फॉलोज. अब उनके क्या एडेप्टेशन है, उनके शरीर में कौन से ऐसे फीचर्स होते हैं जिससे कि वो फ्लैश को इजिली खा सके. They have very sharp pointed curved front teeth called canines. उनके जो canines होते हैं, canines होते हैं ये जो इंसिजर के बाद के टीथ, यहाँ के टीथ, ये बहुत नुकीले पॉइंटेड होते हैं क्योंकि उनको फ्लैश को टीयर करना पड़ता है दूसरे एनिमल के स्किन को टीयर करके, और उनका मांस खाना होता है. इसलिए उनके जो कैनिन्स है वो बहुत पॉइंटेड होते हैं टू टीयर द फ्लैश. Their premolars and molars are adapted for chewing it. और उनके प्रीमोलर्स और मोलर्स भी जो है मजबूत होते हैं क्योंकि एनिमल्स को खाते हैं, उनकी हड्डी को भी चबाना होता है, इसलिए उनके प्रीमोलर्स और मोलर्स से वो जो है चबा सके. Flesh eating birds have sharp and pointed beaks and claws to catch their prey and tear its flesh.
और कार्निवोर्स एनिमल्स ही नहीं होते, केवल बर्ड्स भी कार्निवोर्स होती हैं, जैसे वुलचर, ईगल, जंगली बर्ड्स होती हैं जो फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होती हैं, तो वो कार्निवोर्स बर्ड्स कहलाती हैं। तो उनके क्या होते हैं, बहुत पॉइंटेड वाली बीक होती है, चोंच चोंच होती है, जिससे कि वो चोंच से फ्लैश को, एनिमल्स की स्किन को टीयर करें और फ्लैश को खाएं। एंड क्लॉज टू कैच देयर पी, और क्लॉज माने उनके पंजे, पंजे भी बहुत उनके नुकीले शार्प होते हैं, जिससे कि वो अपने शिकार को पकड़ लें और उसका स्किन को टीयर कर सकें। तो इस तरह से कार्निवोर्स की जो बर्ड्स है उनकी पॉइंटेड बीक्स और क्लॉज भी जो है बहुत शार्प होते हैं, क्लॉज मतलब पंजे शार्प होते हैं। तो ये हो गया कार्निवोर्स। आगे आपको कार्निवोर्स भी समझ में, टाइप द आंसर। Ritima, you type it. Nirja, Maitri, Avika, type and say, can you understood this? Carnivores? Yes. Now go to the next topic, omnivores. Okay, Rizul. Omnivores. Omnivores eat both and plants and animals. ओमनिवोर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। क्रोज, बियर एंड स्क्वायरल आर सम एग्जांपल ऑफ ओमनिवोर्स। क्रो है, कौवा है, रोटी भी खाता है और एनिमल्स का फ्लैश भी खा लेता है। बियर है, वो भी लीव्स भी खाता है और फ्लैश भी खाता है। स्क्वायरल है, गिलहरी है, पेड़ पे चढ़ती है तो फ्रूट्स वगैरह भी खा लेती है, और उसको कोई जानवर दिख जाए, छोटा इंसेक्ट वगैरह, तो वो उसको भी खा लेती है। तो ये जो है ओमनिवोर्स में की कैटेगरी में आते हैं। तो आर सम एग्जांपल ऑफ ओमनिवोर्स। दे हैव द फॉलोइंग फीचर्स व्हिच इनेबल देम टू ईट देयर फूड। अब इनमें कौन से फीचर्स डेवलप होते हैं जो कि वो इस टाइप का फूड खा सके। दे हैव शार्प टीथ लाइक कार्निवोर्स। उनके जो कार्निवोर्स की तरह उनके कैनिन्स जो है वो शार्प होते हैं, टू टियर द फ्लैश, फ्लैश टियर करने के लिए। एंड फ्लैट टीथ लाइक हर्बीवोर्स टू ग्राइंड फूड। और प्रीमोलर्स और मोलर्स फ्लैट होते हैं, जिससे वो उस फ्लैश को जो है चबा सके, और अगर लीव्स खाइए तो उसको चबा सके, क्योंकि वो दोनों खाने वाले हैं। लीव्स ऑफ फ्रूट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो फ्लैश खाने के लिए उनके कैनिन्स पॉइंटेड होते हैं, और लीव्स को चबाने के लिए उनके प्रीमोलर्स और मोलर्स जो है वो फ्लैट और मजबूत होते हैं। हर्षित, इतनी लेट कैसे हो गए जब आधा पीरियड निकल गया? टेक आउट पेज नंबर 32। हाँ, नाउ अभी हमने 3 के बारे में पढ़ लिया। इसमें एक बिंगो टीजर्स भी आया है जो आपसे पूछ रहा है, व्हाट डू वी कॉल द कार्निवोर्स व्हिच ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स ओनली। उस कार्निवोर्स को आप क्या बोलेंगे जो केवल मरे हुए जानवर को खाता है? तो क्या बोलेंगे उस एनिमल्स को जो केवल मरे हुए जानवर को ही खाता है, जिंदा को पकड़ के टीयर नहीं करता, बल्कि जो मरा हुआ पड़ा रहता है उसको खाता है? उसको हम बोलेंगे स्कैवेंजर। क्या बोलेंगे? स्कैवेंजर। नाउ अब नेक्स्ट है, अब टॉपिक हमारा पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या होते हैं? अब तक आपने 3rd क्लास में केवल ये 3 पढ़े थे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अब इस वाली क्लास में अब हम एक नया और पढ़ेंगे, वो है पैरासाइट्स। हाँ, यस कृतिका, स्कैवेंजर बोलते हैं उसको। पैरासाइट्स आर एनिमल्स दैट लिव आइदर और ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स टू ऑब्टेन फूड। पैरासाइट्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो किसी के दूसरे के शरीर के ऊपर या अंदर, ऑन या इनसाइड। ऑन का मतलब ऊपर, इनसाइड माने अंदर, किसी दूसरे जानवर के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं, उसे हम पैरासाइट्स कहते हैं। और वो पैरासाइट ऐसे होते हैं किसी दूसरे के शरीर के ऊपर रहकर उनका ब्लड सक करते हैं, खून चूसते हैं, उनका फूड जो है ब्लड होता है। अब इसमें जानवर में हम लोग भी आते हैं, हमारे ऊपर भी कोई भी जानवर बैठ जाता है और खून चूसता है। जैसे मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो पैरासाइट में आता है, क्योंकि वो हमारे ऊपर बैठता है और हमारा ही खून चूसता है, काट लेता है, तो मतलब क्या होता है, वो खून चूस गया हमारा। और इसी तरह से हेयर्स में किसी किसी बच्चों के लाइस होती हैं, जुएं होती हैं, तो वो क्या हमारे शरीर के ऊपर ही बैठी हुई है, तो वो हमारे सिर में से अपना हमारा खून चूस रही है। और इसी तरह से हमारे पेट के अंदर
अर्थवॉर्म भी होते हैं, कीड़े होते हैं हमारे पेट के अंदर, तो वो हमारे बॉडी के इनसाइड अवर बॉडी, ये हमारे शरीर के अंदर है, जो हमारे फूड है जो हम खा रहे हैं उसको, उससे ही वो पेट भर रहे हैं, और इसी तरह से ऊपर और हमारे सिर में बैठ के वो हमारा खून चूस के अपना पेट भर रहे हैं, तो दैट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। अब क्या हुआ पैरासाइट्स का मतलब, जो किसी दूसरे के शरीर पर के ऊपर या शरीर के अंदर रहकर उनका ब्लड चूसते हैं और अपना फूड लेते हैं, दैट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स फ्लीस, लाइस एंड मॉस्किटो आर सम पैरासाइट। ये जो है एनिमल इंसेक्ट जो है वो पैरासाइट्स होते हैं। देयर एडेप्टेशन इज एज फॉलोज। तो अब इनके क्या एडेप्टेशन है, ये इनमें कौन सा ऐसा बॉडी में क्या चीज होती है कि वो ऐसे जिंदा रह सके हमारे शरीर के ऊपर रहकर। दे हैव सकिंग ट्यूब। अब ये मैं पेज नंबर 33 निकाल लेना, पेज नंबर 33। They have sucking tube to suck blood from their host. They are living or in host का मतलब जिसके शरीर पर बैठे हैं वो होस्ट कहलाएगा। जैसे हमारे शरीर पर कोई मॉस्किटो बैठा है तो हम तो होस्ट हुए और वो गेस्ट हुआ हमारा, तो उनके जो है सकिंग ट्यूब होती है खून को चूसने के लिए। दे सर्वाइव ऑन दिस ब्लड ओनली, और ये केवल हमारे ब्लड पर ही या दूसरे के जानवरों के ऊपर भी, काऊ बफेलो इन सब के ऊपर भी कई मक्खी बैठती है, कई मॉस्किटो बैठते हैं और इनके शरीर का खून चूसते हैं, और हमारे शरीर पर भी कभी कभी मक्खी भी बैठ जाती है, मॉस्किटो बैठ जाते हैं, सिर में कभी जू भी हो जाती है, तो ये यहाँ से ब्लड लेकर अपना पेट भरते हैं, तो दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स। ओके, अब ये समझ में आ गया पैरासाइट्स वाला टॉपिक, राइट? टाइप द आंसर। अविका, नीरजा, मैत्री, बताओ जरा, पैरासाइट सबको समझ में आ गया? हाँ, नीरजा का यस जब आया, रिजुल, अविका यस, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, समझ में आ गया को बोलते हैं अंडरस्टूड। नाउ अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब हमने ये चारों पढ़ लिए, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और पैरासाइट। एक बार और मैं रिवाइज करके आपको बता देती हूँ। हर्बीवोर्स प्लांट्स ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ओमनिवोर्स एनिमल्स दोज ईट बोथ प्लांट्स और फ्लैश, ये कहलाते हैं ओमनिवोर्स। और पैरासाइट्स वो होते हैं जो दूसरे जानवर के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रहते हैं और ब्लड सक करते हैं, और दैट आर कॉल्ड पैरासाइट्स। हाँ नाउ यस, हाँ रितिमा को इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ने में, समझ में भी आ रहा है ना सब कुछ, जो जो मैंने पढ़ाया सब समझ में आ गया रितिमा? हाँ, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब कैसे प्रोटेक्शन मतलब एनिमीज से बचने के लिए वो अपने अंदर और कौन कौन से फीचर्स डेवलप करते हैं जिससे वो एनिमीज से बच सके। तो अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। हाँ नाउ ये पेज नंबर 33 पे है। एनिमल्स डेवलप वेरियस फीचर्स दैट हेल्प देम टू ऑब्टेन फूड, लिव इन देयर हैबिटेट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स का मतलब होता है एनिमीज, शत्रु। तो एनिमल्स अपने अंदर डिफरेंट वेरियस फीचर्स डेवलप करते हैं, कुछ ऐसे आदतें डेवलप करते हैं जिससे कि वो ऑब्टेन फूड ले सकें, लिव इन देयर हैबिटेट, अपने हैबिटेट में रह सकें, और प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स, और अपने प्रीडेटर से, अपने शत्रु से बच सकें। ऑल दीज थिंग्स इंक्रीज द चांस ऑफ देयर सर्वाइवल। और ये सारी चीजें उनको जहां पर वो रह रहे हैं वो जिंदा बनाए रखते हैं। नहीं तो अगर ऐसे डरते रहेंगे और उनके अंदर कोई ऐसे फीचर्स नहीं रहेंगे तो वो मर जाएंगे। तो अपने अंदर इस तरह के फीचर्स डेवलप करते हैं कि वो अपने शत्रु से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें और जिंदा रह सकें। We have already discussed about the adaptation to habitat and food. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट के अकॉर्डिंग और फूड के अकॉर्डिंग। लेट्स डिस्कस हाउ एनिमल्स अडेप्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स
कैसे अपने प्रीडेटर से, अपने शत्रुओं से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, ये डॉट जहां लगी है वो फर्स्ट पॉइंट है। द बॉडी कलर ऑफ एनिमल्स लाइक जेब्रा, पैराकीट, कैमिलियन एंड पोलर बियर कैन इजिली ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग। तो अब बॉडी कलर, इनके शरीर का, कुछ एनिमल्स होते हैं इनके बॉडी का कलर कुछ इस तरह का होता है कि ये अपने आप को उस सराउंडिंग में जहां वो रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही। जैसे पोलर बियर है, वो स्नो में रहता है, आइस में रहता है, कोल्ड कंट्रीज में रहता है, तो पोलर बियर का कलर भी व्हाइट कलर का ही होता है और आइस भी व्हाइट कलर की होती है। तो वो इस तरह से आइस में बैठ जाता है कि जो शत्रु आया अगर तो उससे एनिमी से बचने के लिए, तो एनिमी सोचेगा कि वो बर्फ ही है और होता वो पोलर बियर है। तो इस तरह से वो अपने सराउंडिंग में ही, अपने चारों तरफ के उसमें अपने कलर को इस तरह से ब्लेंड मिक्सअप कर लेता है कि वो शत्रु उसको पहचान ही नहीं पाता कि ये बर्फ है या पोलर बियर है। इसी तरह से और भी जानवर होते हैं, जेब्रा होता है, जेब्रा में व्हाइट और ब्लैक स्ट्राइप्स होती हैं, तो वो ऐसी जगह पे जाकर इस तरह का सराउंडिंग के बीच हो जाता है कि अपन सोचते हैं कि ये कुछ और है और वो होता है जेब्रा है। इसी तरह से एक एनिमल है कैमिलियन, वो ग्रीन कलर का होता है, वो इस तरह से शो करता है लीव्स के बीच में जाके, ग्रीन कलर का होता है कि प्रीडेटर्स आता है तो जो है वो सोचता है कि ये तो लीफ है और होता वो जो है कैमेलियन होता है। तो इस तरह से अपने सराउंडिंग में लीव्स के अंदर इस तरह से लीव्स जैसी शेप बना के ऐसे छुप जाते हैं वो, कि वो लगता है प्रीडेटर्स को, एनिमीज को, कि वो लीफ है और वो होता है कैमिलियन है। तो इस तरह से अपने चारों तरफ जो अपने अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग वो ब्लेंड कर लेते हैं, ब्लेंड मतलब मिक्सअप कर लेते हैं अपने आप को कि वो पहचानने में ही नहीं आते हैं। Thus they confuse their enemies and escape from there। और इस तरह से वो अपने एनिमीज को कंफ्यूज कर देते हैं कि एनिमी कंफ्यूज हो जाता है कि ये लीफ है कि कैमेलियन है। तो इस तरह से वो, और दिस इज नॉन एज कैम्यूफ्लेजिंग। और इस प्रोसेस को कि अपने सराउंडिंग में अपने कलर को ब्लेंड कर लेना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैम्यूफ्लेजिंग। क्या बोलना चाह रही हो बेटा नीरजा? हाँ मैम प्लीज हियर मी, क्या क्या बोलना है आपको? और ईशान इतनी लेट आ रहा है जब पूरा फिनिश होने वाला है टॉपिक। हाँ वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं कृतिका, कलर चेंज नहीं मतलब वो ब्लेंड कर लेते हैं, उसी कलर में ही जाके छुप जाते हैं अपने जैसे कलर में ही, कि एनिमी कंफ्यूज हो जाता है। और ये प्रोसेस कहलाती है कैम्यूफ्लेजिंग, जो अपने सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाते हैं अपने कलर के अकॉर्डिंग, उसको बोलते हैं हम कैम्यूफ्लेजिंग। For example, a polar bear has white fur which enable it to blend with their background, that is snow। जैसे polar bear, snow भी white कलर का होता है और polar bear भी white, इस तरह से जाके वहां पर छुप जाता है कि एनिमी सोचता है कि वो स्नो है और वो होता जो है polar bear है। Similarly, a chameleon can set its body color can change its body color quickly according to its surrounding। और कैमिलियन भी अपना कलर बदल लेता है और लीफ जैसा कलर कर ले। कैमिलियन एक ऐसा जानवर है जो अपना कलर चेंज कर लेता है, जैसे एक कहावत है ना, बोलते हैं गिरगिट जैसा रंग बदलना, तो गिरगिट को ही कैमिलियन बोलते हैं। तो वो अपना रंग बदल लेता है, कलर चेंज कर लेता है और लीफ के जैसा कलर कर लेता है, जिससे कि एनिमीज कंफ्यूज हो जाता है कि ये लीफ है कि कैमिलियन है। तो वो उसको जो है इस तरह से वो एनिमीज को कंफ्यूज करके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखो इसमें पिक्चर में बताया भी है, कैमिलियन कैम्यूफ्लेज्ड बिटवीन लीव्स, ये अपने आप को इसने ब्लेंड कर लिया। अब आप पहचान सकते हो क्या कि कैमिलियन है? आपको तो लीफ जैसे ही लग रहा होगा कि लीफ भी ग्रीन है, कैमिलियन भी ग्रीन है, तो आपको पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये कोई जो है एनिमल है। तो इस तरह से ही अपने सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाते हैं। These animals adapt a way to merge with their object like rocks, twigs, grass, etc. by changing their body color and even shape। ये कभी कभी अपनी शेप भी, छोटी बड़ी भी शेप कर लेते हैं और जो है अपना कलर भी चेंज कर लेते हैं। कहीं रॉक जैसा कलर कर लेंगे तो प्रीडेटर्स, एनिमी सोचेगा कि ये तो चट्टान है, रॉक है। और कभी कभी ट्विग, कोई लकड़ी की स्टिक जैसा कर लेगा तो वो ट्विग जैसी लगेगी कि ये तो ट्विग है। और वो होता है लीफ इंसेक्ट, होता है एक जानवर जो लीफ के बीच में ही रहता है, लीफ इंसेक्ट,
वो अपना कलर को ट्विग जैसे ही कर लेता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लीफ की ये डंडी है, पेड़ की डंडी है कि ये इंसेक्ट है। और ग्रास जैसा ग्रीन कलर में छुप जाएगा तो लगेगा कि ग्रास है वो। बाय चेंजिंग देयर बॉडी कलर एंड इवन शेप। अब जेब्रा है वो रॉक के बीच में इस तरह से छुप जाएगा कि रॉक का कलर भी ऐसा ही होता है, ब्लैक व्हाइट, तो वो इस तरह से जो है लगेगा आपको दूर से कि ये तो रॉक रॉक है, और होता वो जेब्रा है। इस तरह से वो ब्लेंड कर लेगा। The predators often get confused and is unable to identify the hidden prey। और predators उनका confused हो जाता है और वो पहचान ही नहीं पाता कि उनके इसके पीछे जो है उनका शिकार छुपा छुपा हुआ है, और वो शिकार जो है बच निकलता है। हाँ, नाउ नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स लाइक वेल एंड। अब ये तो हो गए कैम्यूफ्लेजिंग कि अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेना और अपने अकॉर्डिंग उस सराउंडिंग में ब्लेंड हो जाने को बोलेंगे कैम्यूफ्लेजिंग। और कुछ एनिमल्स अपना कलर चेंज करके अपने एनिमीज से बच निकलते हैं। नाउ नेक्स्ट है अब किस तरह से वो बचते हैं। एनिमल्स लाइक अब ये सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, सेकेंड डॉट जहां पर है वो पढ़ेंगे। Animals like whale and elephant have huge bodies which protect them from predators। कुछ एनिमल्स अपने शरीर के अकॉर्डिंग इतने ह्यूज होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि एनिमी तो उनके साइज से ही डर जाए कि इतना बड़ा एलिफेंट है। तो कोई जानवर जाने की कोशिश करेगा क्या छोटा मोटा कि देखेगा एलिफेंट तो इतना बड़ा, तो जाएगा ही नहीं उसको खाने के लिए। इसी तरह से बेल बेल के सामने कोई छोटी फिश चली जाएगी क्या उसके आगे, वो बेल का साइज देख के ही डर जाएगी। तो कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने साइज से ही अपने शत्रु को, अपने प्रीडेटर्स को डरा देते हैं कि इनका साइज ही इतना बड़ा है, तो वो डर के वैसे ही उनके पास नहीं आते और वो प्रोटेक्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो ये वाला समझ में आ गया, प्रोटेक्ट ह्यूज साइज। ह्यूज साइज मतलब अपने साइज को बहुत बड़े साइज से ही वो डर जाते हैं। व्हेल भी बहुत बड़ी होती है, एलिफेंट भी बहुत बड़ा होता है, तो ये तो ऐसे ही बच निकलते हैं कि कोई छोटा जानवर इनके पास आने की हिम्मत नहीं करता और ये बच जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। एनिमल्स लाइक डियर एंड फिश मूव वेरी फास्ट टू एस्केप फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। और कुछ एनिमल्स इतनी तेज दौड़ते हैं, रन वेरी फास्ट, कि प्रीडेटर्स उनको पकड़ ही नहीं पाते। जैसे डियर है, डियर इतनी तेज छलांग लगा लगा के भागता है कि कोई जानवर उसको पकड़ ही नहीं सकता, बहुत तेज दौड़ जाता है वो अगर कोई शत्रु उसको खाने के लिए आ रहा है तो। और इसी तरह से फिश इतनी तेज जल्दी से स्विम कर जाती है कि वो जो है बड़ी फिशेस से बच निकलती है। कभी कभी पकड़ में आ जाते हैं लेकिन ज्यादातर तो ये है कि वो बच जाते हैं एकदम से तेजी से भागकर, और वो बच निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सम एनिमल्स इमिटेट और मिमिक अदर एनिमल्स फॉर प्रोटेक्शन। इमिटेट और मिमिक का मतलब होता है किसी की नकल उतारना। आप किसी की जब नकल उतारते हैं तो उसको बोलते हैं मिमिक्री। तो मिमिक माने किसी की नकल उतारना। तो कुछ एनिमल्स किसी दूसरे की एनिमल्स की नकल कर लेते हैं। कोई तो वो सोचता है कि ये तो वो वाला एनिमल है, इसको नहीं छूना चाहिए, इसको इसके पास नहीं आना चाहिए, तो इस तरह से वो बच निकलते हैं। जैसे अभी मैं बताती हूँ उसका एग्जाम्पल। For example, certain harmless flies with a pair of wings may mimic four-winged bees or wasp that are well-known dangerous insect। अब bees माने मधुमक्खी, और जो एक वास्प होती है, वास्प बहुत तेज काटती है। तो कुछ जो इंसेक्ट होते हैं अपने आप को उनकी नकल करते हैं, बीज की फोर विंग्स कर लेते हैं अपने, जिससे कि वो शुद्ध एनिमीज को लगे कि ये तो बीज है, मधुमक्खी, इससे तो दूर रहो नहीं तो काट लेगी, या ये वास्प है तो ये तो काट लेगा। तो इसलिए वो उनकी नकल बना लेते हैं, उस तरह का अपने आप को शो करते हैं, आवाज करते हैं या इस तरह का कुछ शो करते हैं जिससे कि उनको लगे कि ये तो वो, ये नहीं वो वाला जानवर है, बीज है ये तो। सिंपल फ्लाई अपने आप को ऐसे शो करेगी कि ये मधुमक्खी है, तो जिससे कि अपन उसके पास ही नहीं जाएंगे कि ये तो मधुमक्खी तो काट लेगी, इसलिए वो बच निकलते हैं इस तरह से मिमिक करके, नकल बनाकर उनकी। जैसे होता है ना, अपन किसी को अपन कोई मुखौटा सा पहन लेते हैं कोई एनिमल का और किसी को डराते हैं ऐसे ऐसे करके, तो सामने वाला डर जाता है, अरे ये तो वो लॉयन है और हमने लॉयन वाली ड्रेस पहन ली। तो इस तरह से मिमिक करके और वो बच निकलते हैं, दस डेराइविंग प्रोटेक्शन, और इस तरह से वो बच जाते हैं। सिमिलरली मॉथ कैटरपिलर
डिफेंड इटसेल्फ बाय मिमिकिंग ए स्नेक। कैटरपिलर होता है, अब ये देखो सामने ये फोटो में दिखाया गया है, ये मॉथ कैटरपिलर है, और अब ये अपने आप को ऐसे मिमिक कर रहा है, ऐसा शो कर रहा है, दिखा रहा है अपने आप को जैसे स्नेक हो। अब कैटरपिलर तो वैसे ही डरपोक एनिमल, अब वो तो मिमिक कर रहा है स्नेक की तरह, तो लोग बाग वैसे ही डर जाएंगे, स्नेक के पास नहीं जाएंगे, और वो इस तरह से वो कैटरपिलर स्नेक की मिमिकिंग करके और वो बच जाता है। तो ये हो गए आपके एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, क्या जो है जानवरों से, प्रीडेटर से बचने के लिए कौन कौन से जानवर जानवर जो है एडेप्टेशन किस तरह के एडेप्टेशन फॉलो करते हैं। एक तो मैं एक बार और बता दूं, कैमोफ्लेज करके, अपने कैमोफ्लेज मतलब अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने उसी कलर में ब्लेंड करके अपने आप को, और एक अपना एनिमल्स अपना कलर चेंज करके, एक कुछ एनिमल्स ह्यूज साइज के होते हैं, बड़े साइज के होते हैं, इसलिए वो बच निकलते हैं। कुछ एनिमल्स इतनी तेज भागते हैं कि वो शत्रु से बच निकलते हैं भागकर, और कुछ एनिमल्स अपने आप को मिमिक करके, इमिटेट करके दूसरे एनिमल्स की के जैसा शो करते हैं और वो बच जाते हैं। तो ये हो गया आपका एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। तो ये समझ में आ गया सबके, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन से यस और नो, समझ में आ गया क्या? हाँ, अब कल मैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स, रिकॉल विथ बिंगो और इसकी एक्सरसाइज ये कल करवाऊंगी। ओके ऑल ऑफ यू, ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, टुडेज टॉपिक एडेप्टेशन फॉर फूड, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। यस, और इंटरेस्टिंग भी था ना समझने में, इंटरेस्टिंग लगा आपको? Yes, now close your science book and now take out your GK book. यहाँ आप अपने पेज को फोल्ड करो जिससे कि आपको पता रहे कि हमको अब यहाँ से स्टार्ट करना है। यस, कृतिका बोल रही है वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट आया पढ़ने में वाला टॉपिक। हाँ, अब जीके निकालते हैं। हाँ, ओपन करो पेज और मेरे को बताओ कौन सा पेज नंबर निकालना है। आज हम कौन सा पेज करेंगे? चैप्टर कौन सा? हाँ, और 20 चैप्टर करना है आप बता रहे हैं, जैसे पेज नंबर 20। यस, तो सबने 19 तक वर्क कंप्लीट कर लिया अपना, और समझ में भी आ रहा था ना कि कैसे वर्क करना है आपको। ये फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में करना था, सबने कर लिया पेज चैप्टर 19, ऑल हैव कंप्लीटेड चैप्टर 19। जीके का पेज नंबर 30 सबने कंप्लीट कर लिया। हाँ, रिजुल, गुंजन, मैत्री का तो आ गया है रिप्लाई, और सबने, अमन ने, कृतिका ने कंप्लीट कर लिया, अविका ने कंप्लीट कर लिया, यश का तो पता ही नहीं कि कंप्लीट कर। तुम पहले अपना 19th चैप्टर का बताओ, यश कंप्लीट कर लिया आपने वर्क? हाँ यस, अविका ने भी कंप्लीट कर लिया, यश का पता नहीं अभी तक वो कोई जवाब नहीं दे रहा ढंग से। हाँ, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा, पेज नंबर 31 ओपन करो, और चैप्टर है चैप्टर 20, ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, हम किस चीज की स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं। नाउ ब्रांचेस ऑफ साइंस ऑल्सो रेफर्ड, अब ये मैं लिख देती हूँ, चैप्टर हमारा है 20। ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। बर्ड्स की स्टडी को क्या बोलते हैं हम, और एनिमल्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, प्लांट्स की स्टडी को भी क्या बोलते हैं, तो इन सब की अलग 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 जो है स्टडीज होती हैं। तो अब ये आप जीके में भी काफी कुछ देखेंगे, आगे के चैप्टर्स भी इस तरह से रिलेटेड है कि आपको बहुत कुछ
जो है समझ में आएगा और आपकी जीके बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। Branches of science also referred to as a scientific field or scientific disciplines are commonly divided into major group according to the concerned field. Can you write the name of the branches? अब आप इन सब के किस फील्ड में हम किस तरह की जानकारी को, कहाँ कौन सी जानकारी को हम क्या वर्ड बोलते हैं, तो ये अब हम इस उसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नंबर है द स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज के बारे में पढ़ना। हेवनली बॉडीज मतलब हेवनली जो आकाश में है सारे, सन, मून, स्टार्स, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, ये सब हैं। तो इसके बारे में, इस स्टडी को हम सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, इन सब के बारे में इस सब की पढ़ाई को हम क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी, और इनकी पढ़ाई करने वाले को क्या बोलेंगे? एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं। तो अब अभी तो फिलहाल हम साइंस का नाम है तो एस्ट्रोनॉमी। तो फर्स्ट नंबर पे आप लिखो एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, राइट स्पेलिंग, बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग लिखना। मैं यही वाला पेज सेंड करूंगी, मेरे उसमें से देख लेना सब स्पेलिंग, और क्वेश्चन में बना के ऊपर ही लिख दूंगी वो क्वेश्चन। तो वो जहां पर लिखा है ब्रांचेस ऑफ साइंस, उसके नीचे आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा जो क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन लिखकर, और ये वाला आपको इसी तरह से ही करना है। नंबर 1 डाल के लिखना है द स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, और डैश डैश लगाकर एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी को अंडरलाइन। सबकी समझ में आ गया कैसे? अब ये बातें और कोई टाइप मत करो, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं मैं। नंबर 2, अब नंबर 2 है द साइंस डीलिंग विथ क्रॉप प्लैनेट, क्रॉप प्लांट। अब वो वाली साइंस को हम क्या बोलेंगे जिसमें हम खेत के बारे में, खेती के बारे में पढ़ते हैं, तो उस को बोलेंगे हम एग्रोनॉमी। क्या बोलेंगे? एग्रोनॉमी। एग्रीकल्चर आता है, खेती को एग्रीकल्चर बोलते हैं, तो एग्रीकल्चर से ही वर्ड आया एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी। कौन ने कहा हर्षित अभी फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में नहीं करना है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करना है। डैश लगा के जो सेंटेंस लिखा है पूरा सेंटेंस लिखकर डैश लगाकर और उसका आंसर लिखना है एस्ट्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, और उसको अंडरलाइन करना। नाउ नंबर 3, द साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस साइंस में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने क्या बोलते हैं हम? बायोलॉजी। हमारी जो साइंस है उसमें तो सब कुछ शामिल है, पेड़ पौधे के बारे में भी पढ़ रहे हैं हम, और हेवनली बॉडीज के बारे में भी पढ़ते हैं हम, उसी में रॉक्स के बारे में भी हम पढ़ते हैं, सॉइल के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो अभी तो आपकी बिल्कुल पूरी साइंस है। आगे जाके जब आप बड़े बड़े होते जाओगे तो केवल एक ब्रांच इसमें से चुनोगे और आप उसी के बारे में ही पढ़ोगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको पढ़ना है तो आप बायोलॉजी पढ़ोगे, और अगर बायोलॉजी में भी केवल प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे तो आप बॉटनी पढ़ोगे, एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे तो जूलॉजी पढ़ोगे। तो इस तरह से सब जो है अलग अलग होता जाएगा। हाँ, नाउ नंबर 4, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, अच्छा थर्ड का मैंने अभी आंसर नहीं लिखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? इसमें एनिमल्स भी आते हैं और प्लांट्स भी आते हैं, इंसेक्ट भी आते हैं। तो ये सब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी में, तो थर्ड का आंसर होगा बायोलॉजी। बायोलॉजी। नाउ नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। अब केवल प्लांट के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो दोनों आ गए, लेकिन केवल प्लांट के बारे में स्टडी को हम क्या बोलेंगे? बॉटनी। इसमें हम केवल प्लांट्स ही प्लांट्स के बारे में, नो एनिमल्स, प्लांट्स ही प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उस वाली साइंस को बोलते हैं हम बॉटनी। नंबर 4, अभी आप बड़ी क्लास में आओगे तो साइंस भी 2 पार्ट्स में हो जाएगी आपकी, बॉटनी, जूलॉजी। बॉटनी में प्लांट्स ही प्लांट्स, जूलॉजी में एनिमल्स ही एनिमल्स। नाउ नंबर 5, द स्टडी ऑफ द अर्थ एंड इट्स स्ट्रक्चर। अर्थ के बारे में पढ़ना केवल, कि अर्थ के अंदर क्या क्या है, तो इन सब के बारे में पढ़ने को, अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में,
पढ़ने को क्या बोलते हैं हम? जियोलॉजी। जियो ज्योग्राफी पढ़ते हो ना आप, तो ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं हम। एसएसटी में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी वाला चैप्टर होता है जिसमें अर्थ की शेप और अर्थ के अंदर का, तो ये सब पढ़ते हैं। तो ये ज्योग्राफी का है सब्जेक्ट, तो ये जियोलॉजी। तो नंबर 5 है जियोलॉजी। जियोलॉजी। नाउ नंबर 6, द स्टडी ऑफ मसल्स। अभी हमने तो सारी चीजों के बारे में पढ़ा था, मसल्स भी, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भी, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में भी, रिप्रोडक्टिव थर्ड क्लास में पढ़ा था ना हमने ये सब। तो अब केवल मसल्स के बारे में स्टडी को क्या बोलेंगे हम? मायोलॉजी। मायोलॉजी। नाउ 7th, द स्टडी ऑफ बोन्स। केवल हड्डियों हड्डियों के बारे में पढ़ना, बोन्स ही बोन्स के बारे में, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी। OSTEOLOGY। ऑस्टियोलॉजी। स्पेस या कमिंग्स आ नहीं रहा, मैं यहीं पर ही लिखूंगी इधर, ऑस्टियोलॉजी। नाउ नंबर 8, द स्टडी ऑफ सॉइल। केवल सॉइल के बारे में, मिट्टी के बारे में पढ़ना कि कैसी मिट्टी अच्छी होती है किस चीज के लिए, और मिट्टी में क्या क्या मिला है। तो केवल स्टडी ऑफ सॉइल, सॉइल के बारे में जानकारी लेने को क्या बोलते हैं हम? पेडियोलॉजी। तो ये यहाँ लिखती हूँ, पेडियोलॉजी। PEDOLOGY। पेडियोलॉजी। नाउ नेक्स्ट है नंबर 9, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स के बारे में होगा पोमोलॉजी। केवल फली फल के बारे में जो पढ़ते हैं वो पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। नाउ नंबर 10, द स्टडी ऑफ वायरस। केवल वायरस की स्टडी करने वाले, आप जैसे ये कोरोना वायरस है, तो इसके बारे में जो वैक्सीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, दवाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कौन से डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं? वायरोलॉजी वाले कर रहे हैं, जो वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये है वायरोलॉजी। ये वायरोलॉजी वाले डिपार्टमेंट वाले ही जो है सर्च कर रहे हैं इसकी वैक्सीन के बारे में, क्योंकि वो वायरस के बारे में पढ़ते हैं। नाउ 11th, द स्टडी ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। जंगलों के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में और पेड़ लगाने के बारे में, फॉरेस्ट को डेवलप करने के बारे में जो पढ़ते हैं वो कहलाते हैं फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री। नाउ 12th, द साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन्स। केवल जो एयरप्लेन्स के बारे में पढ़ते हैं, एरोप्लेन की स्टडी करते हैं, तो उस वो क्या कहलाते हैं? एरोनॉटिक्स। क्या कहलाते हैं? एरोनॉटिक्स। इसका आप जब बड़े होगे तो आप इस वाली स्टडी में भी, इसमें भी जा सकते हैं। एरोनॉटिक्स में कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई एरोनॉटिक्स वाली लाइन में भी जाता है, जो फिर बाद में जाके पायलट वगैरह बनते हैं। तो एरोनॉटिक्स में हम एरोप्लेन्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एरोप्लेन बनाए जाते हैं और उनमें क्या किस टाइप से मशीनरी होती है। एरोनॉटिक्स। नाउ नेक्स्ट है नंबर 13, द स्टडी ऑफ बी कीपिंग। कोई मधुमक्खियां पालता है शहद इकट्ठा करने के लिए, तो उसकी स्टडी के बारे में कि कैसे पालना चाहिए मधुमक्खी। ये भी एक बिजनेस होता है मधुमक्खी के पालने का भी।
हेंस मुर्गियों के पालने का भी पोल्ट्री फार्म जिसे बोलते हैं, यहाँ पर मुर्गियां पाली जाती हैं और एग को फिर सेल आउट किया जाता है। वैसे मुर्गी वो मधुमक्खियों को पालना और फिर उनके शहद को बेचना, तो उस तरह की साइंस को मधुमक्खी के पालने को क्या बोलते हैं हम? एपीकल्चर। क्या बोलेंगे? एपीकल्चर। 13 apiculture. Now 14th, the study of bacteria in relation to disease. बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना, एक वायरस की स्टडी होती है, बैक्टीरिया की भी, ये भी जो डिसीज पैदा करते हैं बैक्टीरिया, तो उनकी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम बैक्टीरियोलॉजी। BACTERIOLOGY, बैक्टीरियोलॉजी। ये आधा मैंने ऊपर लिखा, आधा नीचे लिख दिया है। नाउ 15th, द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स इंटर रिएक्शन। कोई भी मैटर, मैटर माने कोई चीज, और इंटर रिएक्शन कैसे वो केमिकल रिएक्शन होता है कोई चीज को किसमें मिलाने से क्या हो जाता है, तो ये पढ़ेंगे आप केमिस्ट्री। ये तो अब आपके 9th क्लास से ही आप पढ़ोगे। आपकी साइंस डिवाइड हो जाएगी 3 पार्ट्स में, एक बायोलॉजी, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में और मैटर के बारे में। मैटर भी चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसको बोलेंगे हम केमिस्ट्री। ये भी साइंस का एक सब्जेक्ट है। CHEMISTRY, केमिस्ट्री। नाउ नंबर 16, द स्टडी ऑफ फ्लावर यील्डिंग प्लांट्स। जो फ्लावर देने वाले प्लांट्स हैं उनके बारे में जो पढ़ेंगे उसको बोलेंगे हम फ्लोरिकल्चर। फ्लावर से वर्ड बना फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर में पढ़ते हैं हम जो जो प्लांट है फूल देने वाले, उनके बारे में जो स्टडी होती है उसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर। FLORICULTURE, फ्लोरिकल्चर। नाउ 17th, द स्टडी ऑफ गार्डन कल्टीवेशन। गार्डन को कैसे डेवलप करना है, कैसे गार्डन की घास को काटना है, ये सब की स्टडी को बोलेंगे हम हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, HORTICULTURE, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। नाउ नंबर 18th, द स्टडी ऑफ बर्ड्स। केवल बर्ड्स ही बर्ड्स के बारे में पढ़ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स, बहुत सारी तरह तरह की बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं। नाउ नंबर 19, द स्टडी ऑफ फिश। फिश के बारे में पढ़ना, उसको हम क्या बोलेंगे? पिसिश कल्चर। PISCICULTURE, PISCICULTURE, फिजिक्स कल्चर। नाउ लास्ट है द स्टडी ऑफ एनिमल्स। केवल एनिमल्स ही एनिमल्स के बारे में पढ़ने को क्या बोलते हैं? जूलॉजी। जूलॉजी, इसमें केवल हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ते। तो बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होती है, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी प्लांट्स की स्टडी, जूलॉजी एनिमल्स की स्टडी। तो ये आपके ये पूरा हो गया है। अब मैं एक आपको बस केवल लिख के बता देती हूँ कि आपको कॉपी में कैसे वर्क करना है। क्वेश्चन मैं यहाँ से सेंड करूंगी बुक के ऊपर ही लिखकर,
तो यहाँ लिख दूंगी मैं अपनी बुक पर ब्रांचेस ऑफ साइंस, जहाँ लिखा है चैप्टर का नंबर, वह क्वेश्चन डाल दूंगी। तो वो क्वेश्चन आप अपनी ये पूरा, ये 3 लाइन का ये पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि ब्रांचेस ऑफ साइंस ऑल्सो रेफर टू साइंसेज, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। केवल चैप्टर का नंबर डालना, चैप्टर 20, चैप्टर का नेम डालना, ब्रांचेस ऑफ साइंस, फिर जो मैं क्वेश्चन अपनी बुक में लिख रही हूँ वो आप क्वेश्चन लिखना, और फिर ये 1 2 3 करके इस तरह से डैश डैश करके लिखना। अब ये मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से करना है। फर्स्ट वाला बताती हूँ मैं। फर्स्ट वाले को कैसे करना है, ये पूरा लिखना है, द स्टडी ऑफ द हेवनली बॉडीज, ये लिखकर इधर यू डैश करना, डैश के आगे वो, अभी मेरे इधर बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। या तो नीचे वाली लाइन में लिख दो अलग से आंसर लिखकर, या ऐसे डैश लगा कर लिख दो, फिर लिखकर और ये यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देना। सारे वर्ड्स को, सारे को वर्क को इसी तरह से करना है। ओके, ऑल हैव अंडरस्टैंड हाउ टू डू द वर्क दिस टाइप। हाँ, और बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखना, कोई स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो, और ये बुक में भी पूरा वर्क कंप्लीट करना, आपकी बुक भी चेक हो सकती है बाद में, और ये क्लूज में सारी स्पेलिंग्स दी हुई है, उसमें से देखकर आप ये सारे फिल कर लेना। ओके, और आज मैं साइंस में आपको सेंड करूंगी चैप्टर 7 डाइजेस्टिव सिस्टम के, मैंने एक्सरसाइज सबको सेंड कर दी है। तो होप यू हैव ऑल हैव डन द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 7, और आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स सेंड करूंगी। ओके, नाउ थैंक यू।